साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज एक बार फिर दोस्तों लोकसभा चुनाव में एक नए राज्य को लेकर सियासी भविष्यवाणी करने वाला हूं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को लेकर मैंने जो एनालिसिस की, भविष्यवाणी की, उस पर हजारों लोगों के विचार सामने आए और कई लोगों ने फिर कहा कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखिए। और उन मुद्दों पर दोस्तों, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर अधिकांश ने सहमति जताई, तो कुछ लोगों ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। और आज मैं दोस्तों इसी कड़ी में केरल को लेकर अपनी भविष्यवाणी रखने वाला हूं। आखिर केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नतीजे आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के मैंने बहुत विश्लेषण किया दोस्तों। इस बार केरल में हो रहे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात का एहसास इस बात से ही हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ समय में ही केरल की अनेक बार यात्रा कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि भाजपा को राज्य में किन किन सीटों पर जीत मिलने जा रही है और वे सीटें कौन सी हैं जहां भाजपा जीत रही है। अभी तक तो मैं पहले एनालिसिस करता था और मैं सीटों के बारे में बताता था, लेकिन मैं इस वीडियो में सबसे पहले सीटों से ही आज अपनी बात की शुरुआत करता हूं और फिर इसके बाद उसकी वजह बताऊंगा। तो चलें सीटों के बारे में बताएं। मेरे हिसाब से दोस्तों भाजपा जिन सीटों पर जीत हासिल कर सकती है वो सीटें हैं तिरुवनंतपुरम, पथानामथिट्टा, त्रिशूर, अटिंगल, पलक्कड़। यानी 26 अप्रैल को केरल की 20 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। ये मेरी भविष्यवाणी है। यह भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक है जब भाजपा पहली बार इन सीटों पर चुनाव जीतेगी। क्योंकि याद रखिए, इस समय भाजपा के पास एक भी सांसद केरल से नहीं है। अब जब मैंने सीटों का नाम बता ही दिया है तो आइए इन सीटों के बारे में भी थोड़ा बताता हूं। पहले तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का जो इस बार का चुनाव है दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। मैं थोड़ा आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 2019 में भाजपा को 31.30 मत प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान मिला था, जबकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जीत हासिल की थी उन्हें 41.19% मत मिला था और तब जीत हासिल की थी। लेकिन अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उस समय भी भाजपा दूसरे स्थान पर थी और उस समय 32.32% मत मिले थे। और इस चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को 34.10% मत मिले और इसके बाद जीत हासिल की थी। यानी अगर दोनों विधानसभा को देखें तो जीतने का अंतर जो भारतीय जनता पार्टी से था कांग्रेस का, वो बहुत ही कम था। और इस बार इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर का मुकाबला किससे है? भाजपा के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। वहीं सीपीआई ने पन्नियन रविंद्रन को भी मैदान में उतार दिया है। यानी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना इस बार तो कम से कम चुनौतीपूर्ण बन गया है। और इस बात को कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर खुद मानते हैं कि इस सीट पर एलडीएफ के उम्मीदवार से अधिक मजबूत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। वैसे अगर शशि थरूर के बारे में बताऊं दोस्तों तो एक बड़ी ताकत उनकी क्या है? उनकी एक इंटरनेशनल छवि है। यही तो गढ़ा गया है ना वहां पे। लेकिन इस बार भाजपा ने कमाल किया है। राजीव चंद्रशेखर को उतारकर उनकी जो ये इमेज है ना उसको भी ध्वस्त कर दिया है। और राजीव चंद्रशेखर के बारे में जान लीजिए आप, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जरिए उन्होंने शानदार काम करके दिखाया है। ये जनता को काफी लुभा रहा है। और यही नहीं, यहां से शशि थरूर 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। यानी उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए जो मेरी एनालिसिस है वो कहती है कि इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी
अवश्य जीत रही है। चलिए अगली सीट पर आते हैं, पथानामथिट्टा। 2019 में दोस्तों, थोड़ा आंकड़े बता रहा हूं, पथानामथिट्टा से भाजपा के उम्मीदवार को 28.97% मत मिले थे, जबकि 2014 में आइए तो 15.98% मत मिले थे। और इस तरह से भाजपा का पथानामथिट्टा में जो प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ा है। 2019 में यूडीएफ का उम्मीदवार 37.11% मतों के साथ जीता था, और इस बार पथानामथिट्टा से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल किया, बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रही थी। अनिल एंटनी को टिकट दिया है। अनिल एंटनी जानते हैं ना, पूर्व कांग्रेसी नेता और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे हैं, और ये पिछले ही साल भाजपा में शामिल हुए हैं। यानी पथानामथिट्टा में इस बार भाजपा की जीत पक्की मानी जा रही है। मैं तो भविष्यवाणी रख रहा हूं। और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा है, उसने भाजपा के मत प्रतिशत में तेजी से इजाफा कर दिया है, और इसीलिए मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है। अब अगली सीट पर आइए, त्रिशूर। थोड़ा आंकड़ों से ही बात शुरू करते हैं। 2019 में त्रिशूर लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को 28.20% मत मिले थे, जबकि जीतने वाले जो यूडीएफ के उम्मीदवार हैं उनको 39.80 मत प्रतिशत मिले थे। अब अगर आप 2014 के गणना को देखें, जो आंकड़े हैं उसको देखें, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 11.15% मत मिले थे। यानी अगर 2014 से 2019 के बीच का काल देखें तो भाजपा का प्रभाव बहुत ही तेजी से बढ़ा है। और इस बार इस सीट से भाजपा ने मलयालम फिल्मों के एक्शन हीरो सुरेश गोपी को उतारा है, दूसरी बार मैदान में उतारा है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना एक कद है, अपना व्यक्तित्व है, वो भी जुड़ता है, क्योंकि लगातार दौरों से इस क्षेत्र में भाजपा के प्रभाव में और अधिक तेजी आई है। और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव और सुरेश गोपी की समाज सेवा की छवि इस बार भाजपा की जीत को पक्की कर रही है। आइए अगली सीट पर आइए, अटिंगल की बात करते हैं। 2019 में दोस्तों इस सीट पर भाजपा को 26.69% मत मिले थे, जबकि यूडीएफ के जीतने वाले उम्मीदवार को 37.91% मत मिले थे। लेकिन 2014 की बात करें तो उस समय भाजपा के खाते में सिर्फ 10.53% मत आए थे। यानी अगर 2014 और 2019 भाजपा के मत प्रतिशत की तुलना करें दोस्तों, तो आप हैरान हो जाएंगे, 16% मतों की वृद्धि हुई। और इस बार इस सीट से कौन उतरा है ये भी सुन लीजिए। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को उतारा है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जब मैं ये सब बता रहा हूं तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि जहां कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से डरते हैं, यहां भाजपा के सारे दिग्गज मैदान में हैं। उनको डर भी है, लेकिन वो लड़ रहे हैं और इसी लड़ने का फायदा मिल रहा है। इस सीट पर भी याद रखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार अदूर प्रकाश और सीपीआईएम के उम्मीदवार वी जॉय के कारण मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है। ऐसे में जिस तरह से भाजपा का जो मत प्रतिशत अभी मैंने बताया 2014 से 2019 के बीच बढ़ा है, उसे देखते हुए ये साफ है कि ये सीट भी भाजपा के हिस्से में आ रही है। चलिए अगली सीट की बात करते हैं, पलक्कड़। यहां का भी आंकड़ा आपको बताते हैं। 2019 में दोस्तों भाजपा को पलक्कड़ सीट पर 21.26% मत मिले थे, और जो जीतने वाले यूडीएफ के उम्मीदवार हैं उनको 38.83% मत मिले थे। जबकि भाजपा को अगर आप देखिए 2014 में तो सिर्फ 15% मत मिले थे। और इस बार इस सीट से भाजपा ने पार्टी के प्रदेश महासचिव सी कृष्ण कुमार को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा को जीत की उम्मीद अधिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पलक्कड़ में भाजपा की तरफ से कृष्ण कुमार है,
एलडीएफ के ए विजय राघवन और यूडीएफ के वी के श्रीकंदन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और ये मुकाबला इतना जबरदस्त है, लोगों की उत्सुकता इतनी ज्यादा है और उसके बाद जो एनालिसिस करता हूं और जो देखता हूं तो पता चलता है कि भाजपा की जीत की संभावना अधिक है। तो ये तो रही दोस्तों सीटों की बात, मैंने आपको एक एक सीट के बारे में बताया, उसका समीकरण दिखाया, मगर अब आपको मैं एक दिखाता हूं हॉलिस्टिक तरीके से कि ऐसे क्या कारण है कि भाजपा इस बार केरल में ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है और मैं कुछ ग्राफिक्स उसके बाद उसका एनालिसिस। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ता हुआ प्रभाव। पिछले कुछ सालों में दोस्तों आरएसएस की जो प्रतिदिन लगने वाली शाखाएं हैं उसमें केरल में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। आरएसएस की शाखाओं की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि राज्य में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग से उतर रहा है। दूसरा पॉइंट, पिनराई विजयन सरकार का भ्रष्टाचार। वामपंथी विचारधारा के प्रति राज्य के लोगों के मोह भंग होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि ये जो वामपंथी सरकार है इनके मंत्रियों पर, इनके मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और एलडीएफ की जो पिनराई विजयन की सरकार है इसमें भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है। आप सोचिए, इन्हीं के इंडी अलायंस की पार्टी है कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, वो ही मुख्यमंत्री को घेर रही है, भ्रष्टाचार का आरोप पत्र जारी कर रही। बड़ा इंडी अलायंस बना रहे थे, यहां तो लड़ रही है दोनों पार्टियां और आरोप है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की बेटी ने खनन कंपनी से सीधा धन कमाया है जिसकी जांच सीबीआई से कराने की किसने मांग की जानते हैं? कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग गलबैयां कर रहे हैं और वहां लड़ रहे हैं और ये आरोप इतने गंभीर हैं। आप सोचिए कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री की बेटी वीणा की आईटी कंपनी और खनन कंपनी के बीच हुई लेन देन की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मुख्य सचिव एम शिवशंकर और अन्य साथियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे। कौन कौन बचा आप देखिए ना। और इन लोगों पर तो दुबई से 30 किलो सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा है। ये जो सोना था वो दुबई से डिप्लोमेटिक बैग में भरकर लाया जाता था और ये मामला 2020 का है दोस्तों। उस समय सामने आया जब कोच्चि के कस्टम विभाग ने इस तस्करी के सोने को पकड़ा था और सभी आरोपियों पर पिछले साल करीब 66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यानी सिर्फ मुख्यमंत्री का परिवार या उनका मुख्य सचिव ही भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे। आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य मंत्री पर भी यह आरोप लगा है कि वो नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत लेते हैं। यह आरोप लगा है दोस्तों। अगले पॉइंट पे आइए। तभी तो मैं ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूं आपको पता चले कि क्यों स्थितियां बदल रही हैं। एक और पॉइंट है राज्य की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति। इसमें तो लोगों को पता भी नहीं चला कितनी बड़ी घटना हो गई। ये जो सरकार है लेफ्ट की, भ्रष्टाचार में शामिल पिनराई विजयन की सरकार राज्य में मुफ्त सेवाएं देने के लिए आमदनी से अधिक खर्च कर रही है और इसकी वजह से सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, कि वो पेंशन और सैलरी दे सके। अब जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया, तो क्या करे? तो केंद्र सरकार से पैसे मांगने लगी। अब केंद्र सरकार भैया आप खर्च कर रहे हैं अपने फ्रीबीज में और आपको देगी। इसके बाद केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में फैसला सुनाया उसमें क्या कहा कि राज्य की आर्थिक बदहाली के लिए वामपंथी पिनराई विजयन की सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पैसे देने की बात कही लेकिन इनको भरोसा नहीं था और चाहिए, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक और पॉइंट रखता हूं, केरल के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर जो विश्वास है ना वो बढ़ रहा है। एक तरफ राज्य की वामपंथी सरकार भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार राज्य में केंद्र की योजनाओं का लगातार विस्तार कर रही है। जाहिर है दोस्तों, राज्य की जनता में केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीकों पर जबरदस्त विश्वास बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे में जनता के उत्साह से नजर आता है।
एक और पॉइंट रखता हूं, एलडीएफ और यूडीएफ की केंद्र में घटती भूमिका। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बन रही है, उससे राज्य की जनता को यह विश्वास हो गया है कि एलडीएफ और यूडीएफ की भूमिका, यानी लेफ्ट गठबंधन की जो पार्टियां हैं और कांग्रेस गठबंधन की पार्टियां हैं, उनकी भूमिका केंद्र सरकार में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और ऐसे में भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसकी केंद्र सरकार में सीधी भूमिका हो, और जनता ये भी समझ रही है कि इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। एक और पॉइंट रखता हूं, लव जिहाद पर ईसाई समुदाय में गुस्सा। अब राज्य में दोस्तों आम लोग जहां भ्रष्टाचार और आर्थिक खस्ताहाल से परेशान हैं, वहीं ईसाई समुदाय भी लव जिहाद से काफी चिंतित है। जिस तरह से लव जिहाद के जरिए लड़कियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ ईसाई समुदाय एकजुट हो गया है। ईसाई समुदाय राज्य में युवाओं पर लव जिहाद पर जागरूक करने के लिए द केरला स्टोरीज फिल्म के जरिए जागरूकता पैदा कर रहा है ना कमाल की चीज। एक और पॉइंट, त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस और वामपंथी दल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस बना चुके हैं, सबको पता है, लेकिन राज्य में क्या हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं दोस्तों। और यही वजह है कि राज्य के लोगों का इनके प्रति भरोसा कम हो गया है। पता है यहां ये लड़ते हैं, बाहर जुटते हैं, कैसे चलेगा। और इन लोगों पर जो भरोसे की कमी हुई है, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों को मिल रहा है और मिलना तय है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जिस केरल में भाजपा शून्य पर सिमटती रही है, वहां आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गजब का प्रेम देखने को मिल रहा है। और जाहिर है इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरी भविष्यवाणी कहती है कि केरल में भाजपा को इस बार 5 सीटें मिल सकती है। ये मेरा एनालिसिस कहता, और इसीलिए मैंने तमाम आंकड़े, तमाम फैक्ट्स दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर आपका उत्साह देख करके मुझे लगा कि बाकी राज्यों पर भी अपनी भविष्यवाणी करूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आप एक एक सीट पर अपनी बात रखिएगा, आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलेंगी ये भी बताइएगा, ताकि जब नतीजे आए तो हम फिर से विचार कर सके, विमर्श कर सके, और ये देख सके कि हमने जो आकलन किया वो कितना सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो कीजिए ही, बेल आइकन को भी दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गीतों के इस चैनल को, तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।